Sir, can you repeat, please? Yes. We are starting with topic clearance and clearance का basic example जो है we are taking in piercing and blanking. For piercing जो size of the blank होता है it is the actual dimension of the size of the punch and punch के reference से हम die hole बनाते हैं और डाई होल जो है पंच के साइज से बड़ा होता है बिकॉज वहां पे क्लियरेंस इंक्लूड किया जाता है तो साइज ऑफ द पंच प्लस 2c इज द डाई होल डायमीटर इन केस ऑफ पियर्सिंग। सिमिलरली जब हम ब्लैंकिंग की बात करते हैं तो ब्लैंकिंग में साइज ऑफ द ब्लैंक इज इक्वल टू द साइज ऑफ द डाई होल। अब साइज ऑफ द डाई होल क्योंकि साइज ऑफ द ब्लैंक है और पंच डाई होल के अंदर जाएगा तो पंच को इंसर्ट करने के लिए हमको पंच के अंदर से क्लियरेंस माइनस करना पड़ेगा तो दैट बिकम्स डाई होल का साइज -2c इज द साइज ऑफ द पंच इन केस ऑफ ब्लैंकिंग। तो पियर्सिंग में या पंचिंग ऑपरेशन में पंच का जो साइज होता है वो साइज ऑफ द ब्लैंक है और पंच के साइज के रेफरेंस से हम डाई होल बनाते हैं और ब्लैंकिंग में ब्लैंक का जो साइज है वो डाई होल का साइज होता है और डाई होल के रेफरेंस के साइज से या साइज के रेफरेंस से हम पंच बनाते हैं जिसमें से माइनस करते हैं 2c और पंच डिजाइन होता है। This is all that I had explained in the last lecture and I had shown videos also and I repeated that because I started recording and this is for reference of people who were not present in the previous lecture. Now coming back to the theory part of this clearance topic, uh, I am repeating during metal cutting, comma, the shape of the punch is similar to the die opening. During metal cutting, comma, the shape of the punch is similar to die opening except that except that, comma, it is smaller on each side. It is smaller on each side. Full stop. This difference in dimension, this difference in dimensions, this difference in dimensions between die and punch, ब्रैकेट में लिखिए that is mating members of the die set. This difference in dimensions between die and punch, ब्रैकेट में लिखिए that is the mating members of a die set. That is the mating members of a die set, bracket close, is known as clearance. जो dimension का difference है between the punch and die, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं क्लियरेंस। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू पीपल कि आप एज इट इज ये रट्टा मार के एग्जाम में जाओ। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको आंसर भी दे रहा हूँ, मैं दोनों चीज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पीपीटी बता दिया और आपको एक्सप्लेन कर दिया, बात खत्म। नहीं, मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। और ये मेरा मकसद इसीलिए है कि आप रट्टा ना मारे, आप ये आंसर समझ के लें और मैं जो आंसर आपको दे रहा हूँ दैट इज ओनली टू हेल्प यू फ्रेम द आंसर करेक्टली। जो टेक्निकल टर्म्स, ऑल्दो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है मगर हमको कभी कभी क्या होता है टेक्निकल टर्म्स याद नहीं होते, तो आप सिर्फ टेक्निकल टर्म्स के लिए ये आंसर्स रेफर करिए और आंसर आदत डालो अपने ओन वर्ड्स में लिखने को, अपना ओन सेंटेंस इंग्लिश में अपना ओन सेंटेंस फ्रेम करो, इंग्लिश प्रॉपर करो। क्योंकि कैसा है, रटा रटाया रखोगे ना तो ना आपको इंग्लिश आएगी और ना आपको आंसर आएगा। रट्टा रट्टा रहता है तो क्या होता है, जब जिस दिन एग्जाम खत्म होता है उस दिन आपका पूरा का पूरा स्टोरी ब्लैंक हो जाती है। फिर बाद में जो था वो था, अब है नहीं, ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट कुछ याद नहीं रहता है। तो अभी अब से कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दो। आंसर क्या, आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर एट अ लेवल के आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए आपके लिए। राइट, फुल स्टॉप डाला क्लियरेंस के बाद। नाउ लिखिए इट इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। It is applied in the following manner. It is applied in the following manner.
पॉइंट नंबर 1। अगर आपने ये पहले वाले स्टेटमेंट को पॉइंट नंबर 1 डाला होगा तो इसको 2 डालो, अगर उसको नहीं डाला होगा तो इसको 1 डालो। अब हम पियर्सिंग की बात करेंगे। पियर्सिंग में डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है। हमने वो जो जनरल थियरी पढ़ा था कि पियर्सिंग में हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट होता है, वो तो पियर्सिंग का मतलब था। मगर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पियर्सिंग अगर समझो फॉर एग्जांपल एक्चुअली में डिजाइन करने बोल दिया कि ड्रॉ और डिजाइन अ पंच एंड डाई, आई हैव अ कंपनी, आई वांट टू डिजाइन, आई हैव अ फाइनल प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में अगर समझो आपको पूछा गया कि भाई ये मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने का है, ये शीट मेटल आपके सामने है, मेरे को इसमें से ये प्रोडक्ट निकाल के दो, ऐसा प्रोडक्ट बना के दो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इस शीट मेटल पे ऑपरेशन कौन सा होने वाला है। अब वो ऑपरेशन के हिसाब से आपका दिमाग प्रोसेसिंग करना चालू कर देना चाहिए कि मेरे को इसके अंदर से कौन कौन से टर्म्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा अगर मैं ड्रिल का बोलूं कि भाई मेरे को 10 mm का होल करने का है और उसका डेप्थ है 5 mm, तो आपके दिमाग में प्री रिक्विजिट क्या आना चालू हो जाता है कि क्या क्या लगेगा मेरे को इसके लिए, क्या आता है। अच्छा चलो मैं आपको अभी लाइव भी पूछता हूँ। मेरे को 10 mm का ड्रिल करना है और मेरा जो ड्रिल का डेप्थ है वो 5 mm का है, या समझो 13 mm का है फॉर एग्जाम्पल, चलो 13 mm का। 10 mm का ड्रिल है डायमीटर एंड 13 mm इज द डेप्थ। आप क्या पूछेंगे मेरे से। मैं नॉन टेक्निकल बंदा, आप टेक्निकल बंदे, चलो क्या पूछेंगे। यस। ड्रिल कहाँ करना है, दीवार में लगाएंगे। जी वर्कपीस का डायमेंशन। वर्कपीस का डायमेंशन नहीं, अभी अभी किसी ने तो पूछा था ड्रिल कहाँ पे करना है, ऐसा कुछ पूछा ना कोई, अहमद पूछे थे, तो तुम पूछे थे। हाँ हाँ तो अच्छे से पूछना बेटा, एकदम इतना सा छोटा सा पूछ के म्यूट कर लेता है आराम से। हाँ क्या पूछ। करता है आपसे सर वो। वही पूछूंगा, ड्रिल लड़के, अरे वुड में अलग ड्रिल टाइप आती है, कंक्रीट वेरी के गुड, लिए अलग वेरी गुड, आती है, वेरी गुड, लोहे के आई लिए अलग एक्सपेक्टेड दिस आता है। आंसर, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। सबसे पहले तो हम पूछेंगे थैंक कि यू। ड्रिल करने का मटेरियल क्या है, कहाँ पे ड्रिल करना है, दीवार में करना है या लकड़े पे करना है या मेटल पे करना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड थॉट प्रोसेस आपका, सही सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ चलो ये हो गया। अभी बीम है फॉर एग्जांपल, पिलर है, तो पिलर पे आपको कौन सा ड्रिल बिट लगेगा, कौन सा ड्रिल मशीन लगेगा। कंक्रीट का चाहिए जो हैमरिंग कर सकते हैं। हैमर, हैमर ड्रिल लगेगा, करेक्ट। यस। सही अप्रोच, हाँ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सही अप्रोच है। वैसे ही ये जो थॉट प्रोसेस है ना, सबसे पहले डायमीटर ले लिया, जाके ड्रिल बिट उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। एक सीक्वेंस में जाना जरूरी होता है कि आपको वो ऑपरेशन के बारे में एबीसीडी मालूम हो और फिर आप उससे सामने वाले से वैसा क्वेश्चन पूछो कि ऐसा नहीं कि हाँ मैं कर दूंगा। ऐसा मैं आया आपके पास, बोला कि मेरे को यार ये प्रोडक्ट बनाने का है, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। अब फिर बाद में आप मेरे को फोन करे, भाई ये प्रोडक्ट का मटेरियल कौन सा है, ये प्रोडक्ट कौन से डायमेंशन का है, ये प्रोडक्ट कहाँ लगने वाला है, ऐसा अगर आप पूछेंगे तो फिर वो हो जाएगा कि यार ये बंदा नया है धंधे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो टाइम पे कैसा होता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन कि यार ये ऑपरेटर है इसको कुछ आता नहीं है, या ये डिजाइन इंजीनियर है इसको कुछ आता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो यू हैव टू बी परफेक्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो एक थॉट प्रोसेस होता है हर प्रोसेस को ऑपरेट करने का या हर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का। अब अगर मैं पियर्सिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ या ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो पियर्सिंग ऑपरेशन में आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर समझो फॉर एग्जांपल सामने प्रोडक्ट है मेरे, उसको पियर्सिंग ऑपरेशन करना है और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, शीट मेटल है मेरा, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि पियर्सिंग ऑपरेशन में शीट मेटल है तो उसका थिकनेस क्या है, राइट, थिकनेस क्या है, मटेरियल क्या है। और जैसी पियर्सिंग ऑपरेशन मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ इसके ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट डिजाइन करेगा और पियर्सिंग ऑपरेशन से ही होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, पियर्सिंग ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, पंच डिजाइन करते हैं। तो पहले उसको पूछूंगा कि डायमीटर कितना है तुम्हारा, तो मेरे को समझ में आएगा कि डायमीटर इतना है और मटेरियल का थिकनेस इतना है, तो सबसे पहले पंच डिजाइन होगा। और पंच के अंदर अभी हमने क्या किए थे, टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन किए थे, क्लासिफिकेशन, तो वो थॉट प्रोसेस से डिसाइड होगा कि यार मेरा पंच तो बनेगा, मैं डिजाइन करूंगा पंच, और मटेरियल क्योंकि शीट मेटल का ऐसा है और उसका थिकनेस इतना है, तो मैं टाइप्स ऑफ शीट मेटल मेरे को याद रहेगा, तो सॉरी टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन, तो उसमें से एक टाइप सेलेक्ट करूंगा विच इज फीजिबल कि ये मेटल कट कर पाए, और ऐसी मशीन उसको सेलेक्ट करके दूंगा। या तो ऐसी मशीन पे मैं काम करूंगा, या मेरे पास समझो वो मशीन है ही नहीं, तो मैं सामने वाले या दूसरा जो मेरा कोई
दूसरी कंपनी से कोई कांटेक्ट रहेगा कि यहाँ पे मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ वो प्रोडक्ट को बनवा के उसको दे सकता हूँ, तो वैसे मैं वेंडर ढूंढूंगा या वैसा कोई ऑपरेटर ढूंढूंगा जिसके पास वो पर्टिकुलर मशीन हो जिसपे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन हो सकता है। एक तो वो हो गया। उसके बाद मैं अगर देखूंगा कि अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को वॉशर बनाना है, अब वॉशर बनाने के लिए ही पहले मैं देखूंगा कि उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगना है, दैट इज पियर्सिंग ऑपरेशन, या दोनों ऑपरेशन लगना है, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा या मैं खुद देखूंगा कि मेरे को बनाना है तो कि मैं या तो पियर्सिंग ऑपरेशन पहले करूं या तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन पहले करूं। उसके अंदर फिर मैं डिसाइड करूंगा कि ये पियर्सिंग और ब्लैंकिंग अगर दोनों करना है तो मेरे को या तो कंपाउंड डाई यूज करना है या तो प्रोग्रेसिव डाई यूज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द बजट, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, मैं उस हिसाब से वो मशीन पे काम करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल कोई कोई कभी कभी कैसा रहता है मेरे शॉप फ्लोर पे मशीन अवेलेबल नहीं है, तो वो चीजें मेरे को भाड़े पे लानी पड़ती है या मेरे को ऑन रेंट लानी पड़ती है या ऑन रेंट देना पड़ता है, व्हाटएवर इज द केस। तो वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, ये थॉट प्रोसेस की जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है कि आपने पहला किया उसके बाद डायरेक्टली 5वें नंबर पे जंप कर गए तो 2 3 4 कौन करेगा, वैसा हो जाता है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये चीजें देखने में एकदम सिंपल लगती है, कह रहे ये खाली पियर्सिंग में क्या करने का, खाली पंच डिजाइन करने का, उसके बिहाफ पे ब्लैंक डायमीटर डाई होल डिजाइन करने का, बस इतना। अगर इतने तक अपने थॉट प्रोसेस को लिमिट रखोगे ना तो खाली किताबी नॉलेज ले पाओगे। अगर उसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो योर करियर विल बी मोर ब्राइट। ऑलराइट, तो अब लिखते हैं हम इन पियर्सिंग ऑपरेशन। पियर्सिंग ऑपरेशन लिखिए, इन पियर्सिंग ऑपरेशन कॉमा where the hole in the sheet metal in piercing operation, comma, where the hole WHERE वाला where नहीं होता है, WHERE in piercing operation, comma, where the hole in the sheet metal is to be accurate, and the sludge SLUG, that is the output, is wastage, where the sludge, that is the output, is wastage, comma, the punch is made to the hole size, WHOLE, the punch is made to the hole size, the punch is made to the hole size, the punch is made to the hole size, full stop। डायग्राम देखते जाओ समझ जाएगा। द पंच इन पियर्सिंग ऑपरेशन वाला कर रहे हैं अपन, द पंच इज मेड टू द होल साइज, फुल स्टॉप। द डाई ओपनिंग साइज इज obtained, the die opening size is obtained by adding, the die opening size is obtained by adding a clearance, by adding a clearance to the punch size, by adding a clearance to the punch size। We will wait, अजान खत्म हो जाती है तो फिर चालू करते हैं।
सर हम लोग भी आसान सुन रहे थे। Alright, in piercing operation, where the hole in the sheet metal is to be accurate and the sludge, that is the output, is wastage, comma, the punch is made to the hole size, full stop. The die opening size is obtained. The die opening size is obtained by adding a clearance to the punch size as shown in figure. All right, ये लिख लिया? Yes, sir. Next point. अब हम piercing की बात कर चुके. अब हम जो करेंगे that is based on blanking operation. तो लिखिए in blanking operation, comma, where blank is the desired part. In blanking operation, where blank is the desired part, comma, the die opening size, where blank is the desired part, comma, the die opening size is same as blank size. The die opening size is same as blank size, and the punch size is obtained. The die opening size is same as blank size, and the punch size is obtained by subtracting the clearance, and the punch size is obtained by subtracting the clearance, from die opening size, by subtracting the clearance from die opening size as shown in figure. All right, I hope the figure has been drawn by you in your book. सबका ड्रॉ करके हो गया है ये? Yes, sir. Write down
Let's see, let capital C be the amount of clearance per side of the die opening. Let capital C be the amount of clearance, be the amount of clearance per side of the die opening. ये टेबल बना लीजिए, ये ब्लू में जो टेबल है वो टेबल बना लीजिए आप. बना लिए? Yes, sir. Where T, small t is the thickness of the strip or stock. Where small t is the thickness of the strip, where small t is the thickness of the strip or stock. Where small t is the thickness of, small t ऐसा मत लिखना है, t को small करके लिखना, नहीं तो कोई कैपिटल टी लिखेगा, नहीं तो कोई मैं लास्ट ईयर भी देखा हूँ स्मॉल टी बोला तो SMALL स्मॉल टी लिखा है लोगों ने. Where t, that is small t, is the thickness of the strip or stock. Next point, the total clearance between the punch and die size, the total clearance between the punch and die size, the total clearance between the punch and die size will be twice, TWICE, will be twice of these values. मतलब C तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब C के बाद 2C होता है ना, तो it will be twice, size plus 2C या size minus 2C, so it will always be twice of the value whenever we consider it for punching and blanking. Full stop. These clearances are only for, important है, these clearances are only for blanking and piercing operation. बाप रे, किसको तो डांट पड़ी. These clearances are only for blanking and piercing operations. Last point, generally the clearance is calculated, generally the clearance is calculated by using the following relation. ये relation आपके सामने लिखा हुआ है, that equation, you have to remember this equation. Generally, comma, the clearance is calculated by using the following relation. C is equal to 0.0032 T under root tau s, which is in mm. Clearance is always, देखिए हम जो भी, whenever we draw something, whenever we give the diagram of any object, technical design, technical diagram, everything has to be mentioned or labeled in mm. ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, नहीं तो कभी कभी आप सेंटीमीटर में देते हो, कभी कभी आप इंच में देते हो, ऐसा नहीं होता है. द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज whenever a technical design is handed over to some of the design engineer to, in order to manufacture or further read the process, it is always and always recommended to give the design in mm. जो dimension होता है, it has to be in mm.
ऑलराइट, तो जनरल रिलेशन लिख लिया हमने, C is equal to 0.0032 T under root tau s, where tau s is the shear strength of sheet metal in MPa, that is megapascal or Newton per mm square, one and the same thing. लिख लिया? यस। ऑलराइट, अच्छा आप लोग ने मैंने शायद ग्रुप पे डाला भी था, वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन, सीईटी होने वाला है, किसी जिस स्टूडेंट के कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स या भाई बहन 12th अभी क्लियर किए हैं, तो लेट मी टेल यू कि सीईटी होने वाला है, मालूम है ना आप लोग को? सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, अभी मालूम पड़ा था। हाँ, तो वो सीईटी होगा, और सीईटी के बेसिस, और वो जो डायरेक्ट हाँ सेकेंड सर मालूम है। जी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले जो एडमिशन है, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले आफ्टर सीईटी होगा, तो दैट प्रोसेस विल बी डिलेड। अब सीईटी कब होगा, कैसे होगा, वो सब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इतना तो क्लियर है सीईटी होगा। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीईटी जब हो रहा है, मतलब अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, मतलब आप लोग का एग्जाम भी होगा। और ये जो सितंबर है, 1 सितंबर से हम लोग स्टाफ कॉलेज जाना शुरू कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, आप लोग नहीं आएंगे, मगर हम लोग को जाना है, और हम लोग अब जाना शुरू कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लगता है आप लोग को भी बुलाएंगे, या आप लोग को भी लग तो बुलाएंगे रहा है, जी। लग तो रहा है आना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप लोग को बुलाए तो मेरे को तो लगता है कि लेक्चर के लिए तो नहीं बुलाएंगे, शायद खाली प्रैक्टिकल के लिए बुलाएं, ऐसा कुछ इंडिकेशन है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, एवरीथिंग इज इट इज जस्ट अ डायलेमा, होगा नहीं होगा पता नहीं, मगर हम लोग को तो बुला लिया, हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, हमारे शेड्यूल सब फाइनल हो गया, एंड 1 सितंबर ऑनवर्ड्स रोटेशनल शिफ्ट पे जा रहे हैं हम लोग कॉलेज में। और रोटेशनल शिफ्ट में मतलब मेरा हम लोग 4 फैकल्टी एक दिन जाएंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, तो मेरा जो है वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 तारीख मतलब अगले फ्राइडे आई थिंक, तो दैट विल बी माय डे, मतलब आज नहीं सॉरी कल का अपना यहाँ पे लेक्चर होगा, और अगले फ्राइडे इंशाल्लाह मैं कॉलेज में आपको ऑनलाइन जाके लेक्चर दूंगा। अब ये तो हो गया हमारा क्लियरेंस, मगर इंटरनेट चलता है क्या कॉलेज में सर? चलता है ना यार, तुम लोग का पता नहीं, मगर हमारे लिए तो है ही। वाईफाई चलता है। नहीं, वाईफाई लैंड सब है ना हमारे केबिन में, तो वी हैव फैसिलिटी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी जब मैं क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ, तो क्लियरेंस अकेला कभी नहीं आएगा। वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी कटिंग ऑपरेशन, ये मतलब ध्यान से सुनिए, ये क्लियरेंस कभी भी साथ में नहीं आएगा, और क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ एंगुलर क्लियरेंस के साथ तभी साथ में आएगा जब हम कटिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो कटिंग ऑपरेशन जब तक होगा तो क्लियरेंस तो रहेगा ही, उसके साथ साथ सैटेलाइट बन के घूमता है एंगुलर क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस के साथ एंगुलर क्लियरेंस फ्री आता है when we talk about cutting operation. So any cutting operation you talk, you have to have knowledge of angular clearance also. मतलब ऐसा नहीं है, मैं जब अभी इससे पहले ये लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, जब मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा था, तो ये एंगुलर क्लियरेंस का भी थॉट प्रोसेस उसके अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मेरा ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है, पियर्सिंग ऑपरेशन या एनी कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो देयर हैज टू बी अ एंगुलर क्लियरेंस एसोसिएटेड विद द क्लियरेंस पार्ट। हाँ, अगर मेरा नॉन कटिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस पे ध्यान देना है, एंगुलर क्लियरेंस होगा नहीं, बिकॉज मेरा जो फाउंडेशन है डाई ब्लॉक का वो सॉलिड होता है, मतलब नीचे से हॉलो नहीं होता है, जैसे कि ये है, ये हॉलो है, ये यहाँ से ब्लैंक खाली है, ऑलराइट, ये तो खाली इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, अदरवाइज ये पूरा ब्लैंक खाली होता है, ऑलराइट। और नीचे तक फाउंडेशन मतलब कलेक्टिंग डिवाइस होता है जो ब्लैंक कलेक्ट करता है। तो दैट इज अ स्टोरी व्हेन इट कम्स टू कटिंग ऑपरेशन। अब नॉन कटिंग ऑपरेशन में ये ब्लैंक जो डाई ब्लॉक का जो बेस है वो सॉलिड होना जरूरी है। तो अब एंगुलर क्लियरेंस लिखिए, एंगुलर क्लियरेंस में 4 पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट लिखने के बाद we will meet tomorrow because I have to return the laptop to the person from whom I have borrowed it. Angular clearance लिखिए, क्या लिखा है इसने? 18 ME 14
ये हिंदी इंग्लिश क्या लिखा भाई ये? मराठी लिखता है वो। ते माणूस है सर. चल्लाई कोकणी बोलताई ना वैल कोकणी सर. पण नाही पण वाहणार. क्या है रहने ये? दो सर, रहने दो, छोड़ दो। 18 एमी 14 भाई तू ही पढ़ दे इसको, क्या लिखा है? कोई और पढ़ दो, नेटवर्क गया लगता। तू इंग्लिश में लिख दे 18 एमी 14। भाई आपका नाम क्या है? अफनान सर. हाँ अफनान. अफनान। हाँ अफनान, क्या लिखे हो तुम ये? नहीं सर, वो गलती से सबको एवरीवन में चला वो दोस्त. ना फिर भी लिखा क्या है वो कौन सी लैंग्वेज है? शोएब कोशिश कर रहा है कुछ तो। शोएब कोई भेज रहा था, वो सबको चला गया. अच्छा शोएब को समझ में आता है ये? हाँ सर, शोएब और मैं कोकनी हूँ ना, दोनों. अच्छा ये कोकनी में लिखा है क्या? हाँ हाँ. चलो ठीक है। एंगुलर क्लियरेंस के फर्स्ट पॉइंट, एंगुलर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड वैसे इसका मतलब क्या है? सर वो बोल रहा था कि अभी कॉलेज शुरू होगा, तो मैं बोल रहा हो सकता है अभी ऊपर से ऑर्डर आएंगे वैसे. इतना सारा इतने में आ गया? हाँ. अच्छा यार मेरे को भी कोकनी सीखनी पड़ेगी मतलब। First point, angular clearance is provided below the straight portion of the die surface. Angular clearance is provided below the straight portion of the die surface. ये जो straight portion है ये वाला, this is called the straight portion. The angular clearance is provided below the straight portion of the die surface. इसके अंदर 3 सेक्शन हैं, इनफैक्ट 4 सेक्शन है एंगुलर क्लियरेंस में। एंगुलर क्लियरेंस कहाँ प्रोवाइड होता है, एंगुलर क्लियरेंस क्या करता है, एंगुलर क्लियरेंस नहीं होने से क्या होगा, और एंगुलर क्लियरेंस कितना प्रोवाइड होता है या कितना रखना चाहिए। ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आंसर। सबसे पहला क्या है, एंगुलर क्लियरेंस कहाँ होता है, फिर दूसरा एंगुलर क्लियरेंस क्या करता है, और तीसरा है एंगुलर क्लियरेंस नहीं होने से क्या होता है, और चौथा है एंगुलर क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि एंगुलर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिलो द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डाई सरफेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर क्लियरेंस is provided to enable the blank. Angular clearance is provided to enable the blank to clear the die easily. Angular clearance is provided to enable the blank to clear the die easily and fall freely out of the die block ये बेसिकली ये जो नीचे गिरेगा, ये जो डाई ये वाला, दिस विल फॉल डाउन। तो ये इट इज बेसिकली यूजिंग ग्रेविटी टू फॉल डाउन, बट ऑल्सो अगर ग्रेविटी हमको यूज करना तो है, मगर अगर एंगुलर क्लियरेंस नहीं होता तो इट वुड हैव गॉट स्टक इन द डाई होल। So in order to let it fall freely and
we are not using any other mechanism, just a small consideration and modification in the design, so it has led to a concept of angular clearance. अब वो angular clearance होने से क्या होता है, अगर angular clearance नहीं दिया तो क्या होगा वो हम लिखेंगे अब. Point number 3, if the angular clearance is not provided, if the angular clearance is not provided, if the angular clearance is not provided, comma, the punched blank would remain stuck, stuck, if the angular clearance is not provided, comma, the punched blank would remain stuck in the die block, would remain stuck in the die block. ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस. एंड लास्ट सेंटेंस इज it is generally one by 4 degrees, ये लिखा है आपके सामने, angular clearance is generally 1 by 4 degree to 1 by 2 degrees. बहुत कम होता है, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, एनीवन? टूट सकता है सर. हाँ बेटा, टूट सकता है. क्या टूट सकता है? वही डाले सर. एग्जैक्टली. अगर ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डाई ब्लॉक है, ये इतना, ये इतना है, और ये डाई ब्लॉक है और ये इतना है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डिजाइन में, ए वाला के बी वाला? ऑब्वियसली ए वाला, क्योंकि इसमें एंगुलर क्लियरेंस तो दे रहे हैं, ये एंगुलर क्लियरेंस तो दे रहे हैं, यहाँ पे भी एंगुलर क्लियरेंस दे रहे हैं, मगर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इट इज वल्नरेबल टू ब्रेक. अगर ज्यादा लोड आया, प्रेशर आया, तो क्योंकि कट हो रहा है ना ये, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा. राइट, तो ये भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा भी हमको नहीं चाहिए डिफेक्ट, क्योंकि फिर पूरा का पूरा डाई ब्लॉक हमको चेंज करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम हल्का सा उसको टच देते हैं, हल्का सा टच, ताकि क्या है, एक एंगुलर क्लियरेंस मिल जाए. हमारा मेन मकसद क्या है, ब्लैंक गिर जाना चाहिए नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो खाली क्लियर करने के लिए हमको हल्का सा एंगुलर क्लियरेंस देना है. वो एंगुलर क्लियरेंस हमको 1/4 या 1/2 डिग्रीज पे हमको मिल जाता है. तो बट इट इज नॉर्मली, देखिए लिखिए, इट इज जनरली 1/4 to 1/2 per side, एक साइड में, per side, but mostly 2 degrees is provided, मतलब अगर एक राउंड फिगर कर दें तो दे आर टेकिंग इट एज 2 degrees, मगर उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लिए तो देर आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एंगुलर क्लियरेंस. मतलब एंगुलर क्लियरेंस हम अच्छाई के लिए ले रहे थे, वो सदमा बन जाएगा फिर बाद में. So we will not go beyond 2 degrees when it comes to angular clearance. All right. Any doubt in this section up till now? Any doubt? Anyone? जी यासिर, कुछ बोल रहे थे आप? No. किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? कुछ और पूछना है? Alright, so then if no doubt, then we will end the session here and you can continue with the break. आज break नहीं है ना आप लोग को? यस सर. तो आप लोग खाना लेकिन अब खा मिल लो. जाएगा.
हाँ आप लोग खाना खा लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद देन वी हैव लास्ट लेक्चर ना, लास्ट लेक्चर 3 बजे ना। यस सर। तो फिर अच्छा खासा 1 घंटे का ब्रेक, 1-1.5 घंटे का ब्रेक है आपके पास, तो यू कैन कंटिन्यू विद द ब्रेक। एंड नाउ आई एम हेल्पलेस बिकॉज मेरे पास वो जो ओएस का प्रॉब्लम आ रहा है और वो जैक का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको रिपेयर के लिए दिया है, आज शाम तक इंशाल्लाह दे देगा वो, तो कल से हमारा नॉर्मल चालू हो जाएगा। टुडे यू हैव टू एडजस्ट। और एक और बात बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का हमने ये डाला है, वीडियो डाला है इस पे यूट्यूब पे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड, जब वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं या फार्मेसी या आर्किटेक्चर के लिए। तो अगर आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड या आपकी कोई भाई बहन है उनको चाहिए है और रेफर करना है तो यू कैन रेफर दैट। तो मैनुअल अभी आई नहीं है, मैनुअल के लिए टाइम है, तो इफ यू हैव वांट नॉलेज यू कैन रेफर दैट। ऑलराइट, चलें फिर कल मिलते हैं अपन। अस्सलाम वालेकुम।